अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की फुर्तियों के ऊपर, जो हमने दिखाई हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन के आखिरी सेशन में। क्योंकि इस पूरे टेस्ट मैच में और कुछ तो हुआ नहीं है, सवाए हमारे बाबर आजम की फुर्तियों के, जो उन्होंने दिखाई हैं आखिरी सेशन के आखिरी दिन के ऊपर, जहां उन्होंने 15 ओवर बाकी रहते थे डिक्लेयर करके हम सबको हैरान किया है, परेशान भी किया है साथ में, और कहीं न कहीं न्यूजीलैंड वालों को लॉलीपॉप भी दिया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे इस टेस्ट मैच में, और क्या हुआ, पिच कैसी थी, कुछ नए प्लेयर्स खेले, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, कुछ हमारे पहले प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी फॉर्म में थे, अब नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे सुपरस्टार सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और हमारे दूसरे सुपरस्टार यासिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एन्जॉय किया है? यासिर भाई आप बताइए हमें ज़रा। यार, अफरीदी बॉल जो है ना, उसने शो कर दिया कि वो पता नहीं उसे बॉबी बॉल बोलना चाहिए या अफरीदी बॉल बोलना चाहिए या ट्रैश बॉल बोलना चाहिए कि इट इज बिगर देन बैस बॉल। मैंने तो इसी चीज को एंजॉय किया सबसे ज्यादा। अच्छा सयाल भाई, आपने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया? अब इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, जो इन्होंने इतना अच्छे टर्म्स जो दे दिए हमारी क्रिकेट को एंड राइटली सेड। तो यस, ट्रैश बॉल, बॉबी बॉल, अफरीदी बॉल, डम बॉल, जो भी कहना है आप सब कह सकते हैं इसको। राइट, चलिए टेस्ट मैच के ऊपर आ जाते हैं। आप हमें कोई स्पाइसी चीज़ें तो देने वाले नहीं हैं, तो चलिए फिर मैच के ऊपर ही बात कर लेते हैं। नहीं जहांगीर भाई, मैच हुआ लेकिन आप कि ये बताएं ना कि लाइट की वजह से और न्यूजीलैंड बच कैसे गया। मतलब अगर लाइट ना होती तो मतलब हम मेरा तो ख्याल था कि हम लोग 15 ओवर्स में आउट कर लेने थी उनकी पूरी टीम। नहीं, नहीं, हमने तो 7वें ओवर में ऑल आउट कर देना था यार, क्या हो गया? हमने तो हैरानो परेशान कर देना था न्यूज़ीलैंड को भी और पूरी दुनिया को, कि हुआ क्या है और हमने किया क्या है न्यूज़ीलैंड के साथ। ये तो आज कल जो सुर्खियाँ लगनी थी ना, वो भी फिर देखने वाली होनी थी। अच्छा यार, वो लाइटर नोट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बेसिकली बाबर आज़म ने ना बड़ी कैलकुलेशन के साथ की होगी ऑन अ सीरियस नोट। वो भी इतना भी डम्ब तो है, वो इतना भी नहीं है कि वो 130 या जितने भी रन थे वो उनको दे देगा कि आओ यार बना लो और मैच जीत के चले जाओ। उनको पता था कि कितने ओवर्स होंगे, क्योंकि लाइट जो है वो फेड अप हो रही थी, और उनको पता था क्योंकि उनके पास सारी कैलकुलेशन होती है कि कितने मिनट्स बाकी रहते हैं। तो पूरा कैलकुलेट करके ही उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था, जो कि हमारे मीडिया के लिए भी था, हमारे फैन्स के लिए भी था, और सबसे ज़्यादा न्यूज़ीलैंड की टीम के लिए साबित हुआ वो। और वही हमने देखा कि 6 ओवर ही सिर्फ हो पाए। तो बेसिकली वो एक डम्ब डिसीजन नहीं था मेरी नज़र में, दैट वाज़ प्रीटी मच कैलकुलेटेड। उनको पता था कितने ओवर्स हो सकते हैं और इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि न्यूज़ीलैंड वाले वो बना पाएँगे। अब जितनी मर्ज़ी आप उसके ऊपर हम बात करें, ब्रेवरी है या स्टुपिडिटी है, जो भी आप कह लें, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। उनको पता था ये मैच कंप्लीट नहीं होना है और ड्रॉ ही होना है, सिर्फ उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है सबको मेरी नज़र में। अच्छा, मैच की तरफ आते हैं। इसमें कुछ यार नए प्लेयर्स के एडक्शन हुआ था। एक तो मीर हमज़ा आए थे और दूसरे सरफराज अहमद। पहले ज़रा उनकी बात कर लेते हैं कि उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रही हैं। सयाल भाई आपसे शुरू करते हैं। सरफराज, क्योंकि पहले बैटिंग आई थी, तो सरफराज ने पहली इनिंग्स में भी 80 प्लस की इनिंग्स खेली, फिर दूसरी इनिंग्स में और ज़्यादा क्रूशियल उन्होंने इनिंग्स खेली, 50 रन स्कोर किए, और साथ में कुछ लैप्सेस भी उनसे हुए विकेट कीपिंग में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक तो केन विलियमसन का था जो डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए थे। इसी तरह कुछ रिव्यूज़ थे जो उन्होंने नहीं लिए, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो ओवरऑल आप सरफराज का ये टेस्ट मैच किस तरह से देखते हैं? I think Sarfraz overall test match was a success for me because even though yes आपने बात की कि lapses हुए हैं, लेकिन सरफराज की अगर हम पहले भी देखते रहे, जब रिजवान से पहले सरफराज जब रेगुलर विकेट कीपर थे हमारे, तो ही wasn't the best of wicket keepers in terms of not missing any chances. होते थे उनसे misses भी हो जाते थे, lapses हो जाते थे, but that's who Sarfraz is. You have to take the good with the bad. Obviously he's very good for these conditions in batting. तो उन्होंने जो है वो पहली इनिंग्स में उनके जो रन्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, मेरे ख्याल से बाबर का उन्होंने बड़ा अच्छा साथ भी दिया, बड़ी अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली। और फिर जो लैप्सेस हुए हैं वो ऑब्वियसली, look, we have to understand Rizwan is still our first choice wicket keeper, as at least as far as I'm concerned. So if a backup comes in, there is a reason he's a backup, correct? Because he's not good enough to be your first choice wicket keeper. So you will have to accept those lapses, once in a while. Yes, इस मैच में जरा ज्यादा हो गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो रस्टी होंगे थोड़े, इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा प्रेशर होता है। उन्होंने भी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डे 1 के बाद कहा था कि उनका भी जो है वो
हार्ट रेट काफ़ी ऊपर चली गई थी गेम के अंदर, तो उस चीज़ से पता चलता है कि नर्वसनेस थी, थोड़ी-सी बटरफ्लाइज़ थी स्टमक के अंदर, तो उस वजह से भी जो है वो आप मिस कर सकते हैं। नो एक्सक्यूज़, नो एक्सक्यूज़, यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल लेवल, यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट दोज़ चांसेस, बट ओवरऑल आई थिंक इफ आई वाज़ जस्ट गोना you know, kind of evaluate it, it's a success for me because you can only get better from here, right? Batting is a plus for me. और जब भी रिजवान को ब्रेक चाहिए होगा, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट, आई थिंक सरफराज कैन रिलीव हिम ऑब्वियसली, और हमने देखा है कि वो गिवन द राइट कंडीशंस ही कैन बी बेटर, और फॉर मी इट वाज अ सक्सेस, बट या, लैप्सेस आर इनएक्सक्यूजेबल, ही नीड्स टू बी बेटर। एब्सोल्युटली। जी, दूसरी पिक हुई थी जी मीर हमजा की। इवन दो इट वाज अ डेड पिच के ऊपर तो हम बात करते करते यार सारे क्रिकेट फैंस और सारा मीडिया और सारे एक्स क्रिकेटर जो है वो थक गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पिच के बगैर ही खेल लिया करें यार, ऐसी पिचेस हमने बनाना शुरू कर दी। तो वो इंडक्शन थी मीर हमजा की, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। हमारे जर्नलिस्ट हों, हमारे फैंस हों, सब बात कर रहे थे कि उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, विकेट्स वो लेते हैं। लेकिन उनकी बॉलिंग को आपने यासिर भाई किस तरह से देखा है? इवन दो उनको विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन एज एज ए पैकेज जो एक बॉलर आपको टेस्ट मैच के लिए चाहिए होता है, उस नजर से अगर आप देखें तो कैसे लगे आपको मीर हमजा? यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक तो पाकिस्तानी टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर देखना आपको पता है कि बहुत दिल गुर्दे का काम है, तो इसलिए मैंने पैचेस के अंदर गेम देखी है। मीर हमजा के जो मैंने पैचेस में बॉलिंग देखी है, मेरा ख्याल है उसने जो बेस्ट ओवर किया है ना वो सेकंड इनिंग में किया है, जब न्यूजीलैंड बिल्कुल जीतने वाला था। तो उसने जो एक ओवर किया उसमें सिर्फ 4 रन दिए, बाकियों को तो मेरा ख्याल 15-15 रन पड़ रहे थे उस ओवर में। लेकिन यार हैविंग सेड दैट, जो फर्स्ट इनिंग में उसने 25-26 ओवर का स्पेल किया है, तो टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट डे में उसकी जब फर्स्ट इनिंग जब स्टार्ट के अंदर नए बॉल के साथ उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो उसने सेकंड स्पेल में आके बॉलिंग की है और उस टाइम पे वो बॉल रिवर्स भी कर रहा था, आई थिंक वो थोड़ा सा अनलकी रहा इस सेंस में कि बॉल रिवर्स कर रहा था वो और काफी ज्यादा ट्रबल भी दे रहा था बैट्समैन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई अपने कमबैक पे विकेट नहीं मिल सकी। हमारा प्रॉब्लम ये है एज अ पाकिस्तानी फैंस जो है वो हर एक को सिर्फ विकेट कॉलम से ही देखते हैं, बल्कि मतलब उसका दूसरा टेस्ट मैच था, तो हमें मेरे ख्याल से कि गिवन द रिसोर्सेज वी हैव उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं मोहम्मद अली से, जिसने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे, अगेन मोहम्मद अली आल्सो केम विद लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, तो उसके मुकाबले में जो मीर हमजा है उसकी परफॉर्मेंस मुझे बेहतर लगी है, और आई होप कि उसको एक मैच के बाद, ये फर्स्ट मैच के बाद डिस्कार्ड ना कर दें, सेकंड मैच में भी उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, जी, बिल्कुल। ये किसी भी प्लेयर को जज करने का कोई तरीका नहीं है कि एक फटा पिच के ऊपर एक ऐसे बॉलर को आप खिला दें और उसके ऊपर आप जज करके फिर उसको आप निकाल दें। पहले तो अपनी पिचेस का स्टैंडर्ड रेज़ करें और फिर जज करें प्लेयर को वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। विशाल भाई, बिफोर वी गो टू द अदर प्लेयर, यार आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि जो ये टेस्ट क्रिकेट हम करवा रहे हैं, ये क्या एडवर्टाइज़मेंट हम करवा रहे हैं अपने कंट्री में टेस्ट क्रिकेट की? क्योंकि पहले तो हमारे मुल्क का इतना टेम्परामेंट है ही नहीं कि वो 5 दिन का मैच देख सकें, क्योंकि हम तो टेबल के 4-4 के मैचेस देखने के आदी हैं, फिर टी20 या टी10 के मैचेस हमें ज़्यादा एक्साइट करते हैं। तो जस्ट एज़ अ ट्रू क्रिकेट फैन, हमें एक टेस्ट क्रिकेट ऐसा चाहिए जिसमें बैट और बॉल के दरमियान कॉम्पिटिशन हो, एक्साइटमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट वहीं से ही आती है फैन्स की। ना ही हमारे पास वो सुपरस्टार्स हैं, शोएब अख्तर टाइप, जिनको लोग देखने के लिए आएँगे। अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो फिर कम से कम आप एडवर्टाइज़मेंट तो टेस्ट क्रिकेट की इस तरह से करें ना कि हर फैन जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, गेम में इंटरेस्ट रहे, बॉलर्स भी गेम में रहें, बैटर्स अगर अच्छे हैं तो अपने स्किल लेवल के ऊपर आके रन बनाएँ। तो इन पिचेस को बना के हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, पिचेस तो डेफिनेटली देयर नथिंग टू राइट होम अबाउट, ओके, दे आर रियली रियली डॉसाइल पिचेस, ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे विजिटर्स आके उन्होंने सारे, इंग्लैंड ने हमें वाइट वॉश कर दिया जस्ट इन द लास्ट फ्यू वीक्स, न्यूजीलैंड ने भी ऑलमोस्ट जो है वो, इफ इट वाजंट फॉर of all people Wasim or Saud Shakil is obviously the find of the series, we'll come to that in a second, but of all people वसीम ने जो है वो मैच बचा के दिया है हमें, जब जो पार्टनरशिप 70-80 रन की वसीम और सऊद शकील की लगी थी, अगर वो ना लगती तो हम ये मैच भी हार गए थे, फिर बाबर को डिक्लेयर का भी चांस नहीं मिलता, ऑब्वियसली, यू नो, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। तो कहने का मकसद ये कि वी वर सेव्ड बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ, ओके, सो अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा। तो डॉसाइल पिचेस पे तो हमारे विजिटर्स आके हमें हरा के जा रहे हैं,
बट पिच इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, राइट? आई वुड स्टिल थिंक कि हमें ग्रीन टॉप्स बनाने चाहिए, बिकॉज हमारे पास जिस तरह के बॉलर्स हैं, दे आर नॉट देयर फॉर द रिवर्स स्विंग। हमने ये देख लिया है, अनलेस के शाहीन और हारिस आके कुछ अलग ही कर दें, बट इन बॉलर्स को जो है आपको ग्रीन टॉप्स देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि हम एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट बोर्ड, हमारी अभी रजीम चेंज हुई है आउट ऑफ नोवेयर। रात के 2 बजे रमीज के बकौल के उनको हटा दिया जाता है। हम उस पर बात कर सकते हैं कि उनका हटाना बनता था या नहीं बनता था, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बट वी वर होस्टिंग visitors from outside. We have gotten cricket back to Pakistan after so long, after decades, right? और उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच में रजीम चेंज हो जाती है, नई सिलेक्शन कमेटी आ जाती है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बाबर आजम कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ओडीआईस की टीम सेलेक्ट हो गई है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया जाता है टू प्ले ओडीआई सीरीज, फिगरेटिवली स्पीकिंग। तो इस तरह की अगर हमारे मसले रहेंगे, तो फिर हम इन छोटी छोटी इंट्रिकेसीज की जो आप बात कर रहे हैं उस पर कैसे ध्यान देंगे, राइट? आपने कहा फैन एक्सपीरियंस क्या होगा, आपको क्या रीजन है फैन, इवन दो obviously I was born in Karachi, I am not proud of this attendance as a cricket fan, people that are coming to watch. But having said that, you can argue that the product on the field is nothing, it's not watchable. जिस तरह अभी यासर भाई ने भी कहा कि दिल गुर्दे चाहिए ये क्रिकेट देखने के लिए, राइट? तो ही इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने जो क्रिकेट देखी है, और अभी भी हम जब क्रिकेट देख रहे थे और अब हम इस क्रिकेट को देखते हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग दैट you can say that okay, I will be staying up all night to watch this, or I'm gonna take off from work and go watch the game in that stadium, right? तो मसला ये है कि इट्स अ चिकन एंड एग थ्योरी, राइट? आप जितना पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी पिचेस, अच्छा गेम, अच्छी अच्छी क्रिकेट, बैट और बॉल के दरमियान जिस तरीके से आपने अभी कहा कि मुकाबला होगा, तो पब्लिक आएगी देखने। हमने देखा है पीएसएल में पब्लिक आती है देखने बिकॉज दे एंजॉय दोस थिंग्स। इट डजंट मीन कि पीपल डोंट लाइक टेस्ट क्रिकेट, दे वांट टू वॉच गुड क्रिकेट। तो ये सारे सवालात के जवाबात हमें मिलेंगे जब तक हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती है बोर्ड के अंदर, और एक करेक्ट विजन नहीं होगा। एक विजन के तहत हम काम नहीं करेंगे, चाहे वो रमीज हो, चाहे वो सेठी साहब हो, या कोई भी हो, XYZ कोई भी अगर आता है, जब तक हम इस चीज को ठीक नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। एब्सोल्युटली राइट। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये उसके ऊपर मैं कहना चाह रहा था, एक चीज मैं कहूंगा, देन विल गो टू यासिर भाई, कि यार आपने डेड पिच बना के देख ली, आपको इंग्लैंड ने बैट आउट किया, दे एक्चुअली बैटेड आवर बैटिंग लाइन आउट इन दैट 3 मैच टेस्ट सीरीज। उसके बाद ये वाला टेस्ट मैच हुआ, उन्होंने अपनी मर्जी की पिच बनाई ना, अपने बैटर्स को सूटेबल जो होती, हमारे स्पिनर्स को सूटेबल जो होती, वो बनाने की हमने कोशिश की। उसमें न्यूजीलैंड की बैटिंग ने हमें दे बैटेड अस आउट अगेन। हमने 450 या जितने भी रन बनाए उन्होंने 600 से ऊपर बना दे, उन्होंने डोमिनेट किया। उनके स्पिनर्स हमारे स्पिनर्स से ज्यादा सक्सेसफुल रहे। तो आप इंग्लैंड की सीरीज में देख ले, वहां भी यही सीन था। उनके बैट्समैन हमारे बैट्समैन से आगे थे, उनके स्पिनर्स हमारे स्पिनर से आगे थे, उनके फास्ट बॉलर्स हमारे बॉलर से आगे थे। तो आपके लिए वो इंग्लैंड की सीरीज एक लेसन होना चाहिए थी कि अगर हमें वो वाली टीम यहाँ पे एलियन कंडीशन में आके डोमिनेट कर रही हैं, देन वी नीड टू फाइंड अनदर वे टू विन द टेस्ट मैचेस। वही हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी किया, उन्होंने भी हमें डोमिनेट किया, बल्ले के साथ भी, बॉल के साथ भी, स्पिन में, फास्ट में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हमारे ऊपर सबकत जो है वो ले रखी थी पूरे टेस्ट मैच में। अब गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा कि व्हाई कांट वी गो टुवर्ड्स ग्रीन टॉप पिचेस जहां पे मॉइस्चर छोड़े, हमारे फास्ट बॉलर्स गेम में आए। हमारे फास्ट बॉलर बेचारे 1 विकेट शायद ले पाए हैं पिछले मैच में, या उससे पिछले मैच में तो 1 भी नहीं ले पाए थे। तो आज कोई स्टैट भी शो कर रहे थे कि पता नहीं कितनी गेम हो गई, हमारे किसी फास्ट बॉलर ने 5 विकेट होल हासिल नहीं किया है। तो व्हाई नॉट गो देयर जहां एक्साइटमेंट भी हो, देखने वाले को भी मजा आए, आपकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है पाकिस्तान में उसकी भी एडवर्टाइजमेंट बेहतर तरीके से हो। आप अपनी हार और जीत को एक साइड पे रखें। अगर आप क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अगर आप क्वालिटी की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो फिर वो पिचेस ऐसी बनाए जहां पे आपका स्किल लेवल भी टेस्ट हो एज ए प्लेयर, क्योंकि आपकी मर्जी की पिचेस के ऊपर भी तो लोग आपको डोमिनेट आके कर रहे हैं ना। तो फिर आप ऐसी पिचेस बना ले जिसके ऊपर आपके बॉलर के लिए भी कुछ ना कुछ हो। तो पिचेस के ऊपर यहीं तक रखते हैं यार, जितनी बात कर ले वो कम है। थोड़ा सा मैच की तरफ वापस आते हैं। पहली इनिंग्स में एक तो सलमान अली आगा ने सेंचुरी बनाई, और बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर मैं यासिर भाई से कुछ कमेंट जल्दी से लेना चाहूंगा, देन विल मूव ऑन टू सम अदर परफॉर्मर्स जिन्होंने इस टेस्ट मैच में अच्छा किया है।
जी, डेफिनेटली जो बाबर की इनिंग थी, आई थिंक टू मी इट वाज़ द हाइलाइट ऑफ दिस पाकिस्तान, जो भी अभी तक हम लोगों ने 4-5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो उसने सेकंड टेस्ट में 196 किए थे सेकंड इनिंग के अंदर, वो भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन इस इनिंग में भी इवन दो ही गॉट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी के 12 रन पे था आई थिंक, जब उसका कैच ड्रॉप किया था डरर मिचेल ने। तो उसके बाद ही प्रीटी मच प्लेड अ वेरी चांसलेस इनिंग और ही वाज़ लुकिंग एट वेरी ईज़। इस मैच में थोड़ी-सी जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आया था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, उस टाइम पे थोड़ा-सा पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, क्योंकि हमारे अगेन ओपनर्स जो थे वो शायद जो भी ट्रैश बॉल या जो भी आप उसे कह लें, वो खेलने की ट्राई कर रहे थे। और तो समहाउ पाकिस्तान लॉस्ट 3 विकेट्स। तो उस टाइम के ऊपर जो है बाबर आजम जो है ही बेसिकली ही स्टूड देयर, और उसमें उसको पहले इनिशियली थोड़ा-सा सऊद शकील ने सपोर्ट किया और फिर बाद में सरफराज ने उसको सपोर्ट किया। तो उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान जो है वो दे वर एबल टू पुट अ रिस्पेक्टेबल टोटल। वो इनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है कि शायद अगर उस टाइम पे वो खड़े ना होते या बाबर जल्दी आउट हो जाता, तो पाकिस्तान माइट नॉट इवन रीच 200 250। और डेफिनेटली ये मैच आप फिर एक इनिंग डिफीट से आप आराम से हार चुके होते। तो और बाबर अगेन, आई मीन बाबर एज अ बैट्समैन, ही इज इन ग्रेट फॉर्म। और मतलब कैप्टनसी जो है, इवन दो कि हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस पे कैप्टनसी का एटलीस्ट अभी तक कोई उसकी बैटिंग पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड आई एम होपिंग कि अगर न्यू कोच आता है तो वो उसकी थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स पे काम करे, स्पेशली एज अ कैप्टन उसको टैक्टिकली जो है वो ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। सलमान अली आगा ने यार पहली सेंचुरी बनाई है, और वो भी उस वक़्त भी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो सेंचुरी ना बनाते तो पाकिस्तान 400 के ऊपर ना जा पाता। हालाँकि हम सबका मानना ये था कि उसकी जगह पर शायद कामरान गुलाम को खेलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी प्लेस को इन द टीम जस्टिफाई किया है एज़ अ बैट्समैन। बॉलिंग वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में आकर उन्होंने बॉलिंग की। हालाँकि वो बिल्कुल भी वो तो एक 6 ओवर की ही इनिंग्स हो सकी थी, लेकिन उन्होंने आके बॉलिंग की। तो एज़ अ बैट्समैन जिस तरह से उन्होंने टेल के साथ बैटिंग करके पाकिस्तान को एक बेहतर पोज़ीशन में लेके आए, और ये इनिंग्स क्या डिफाइन करेगी उनको एज़ अ टेस्ट बैट्समैन गोइंग फॉरवर्ड, कि वो बिलीव करना शुरू करेंगे कि आई बिलॉन्ग टू दिस लेवल एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान विन्स गोइंग फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है अच्छी इनिंग थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम अगर आप देखें, आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि टेल एंडर्स के साथ उन्होंने बैटिंग की, और उसके बाद पिछली भी सीरीज में, इंग्लैंड की सीरीज में भी कुछ पार्टनरशिप्स अच्छी रही उनकी टेल के साथ। लेकिन अगेन माय क्वेश्चन इज ही प्लेइंग एज अ बैट्समैन और इज ही प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर? क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा डिबेट करते रहे हैं, और सेकंड इनिंग में स्पेशली जो उसका डिसमिसल था, ही वाज टोटली क्लूलेस, जो बॉल उसको स्टोडी ने की थी। तो अगेन हमें, आई टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि इज ही प्लेइंग एज अ बैटर और इज ही प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर? वेल, ऑलराउंडिंग में हमने देख लिया कि हमने माशाल्लाह से उसको नया बॉलर भी बना दिया है, क्योंकि सेकंड इनिंग में अब्रार के साथ उसी ने स्टार्ट किया था। तो एटलीस्ट इन द मैनेजमेंट माइंड ही इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उसे एज अ खाली बैटर खिला रहे हैं, आई मीन अगेन आई एम सेइंग कि ही प्लेड एन एक्सेप्शनल इनिंग टेल एंड के साथ, लेकिन क्या वो वही इनिंग जो है एक बैटर भी आके वहां पे खेल सकता था? तो उसमें थोड़ा-सा आपको यही देखना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट आके बताएँ तो सही कि ही इज़ प्लेइंग एज़ अ प्रोफेशनल बैटर और इज़ ही प्लेइंग ओनली एज़ एन ऑल-राउंडर। अदरवाइज़ एज़ अ बैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे नहीं ख्याल से कि वो अपनी प्लेस जो है वो जस्टिफाई कर सकता है टीम में। देयर आर मच मच मोर बेटर इन द पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट, और मतलब प्लेइंग 11 के अंदर भी आप डाल सकते हैं कामरान गुलाम को, एंड आई फील कि ही विल प्रोबब्ली डू द सेम आल्सो। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी यार न्यूजीलैंड के बैटर की भी बात करते हैं और उनके स्पिनर्स की भी। ऑब्वियसली सैल भाई आपकी तरफ आऊंगा। न्यूजीलैंड को हमेशा ना एक अंडरडॉग के तौर के ऊपर ही लिया जाता है, लेकिन मैं नहीं उनको लेता अंडरडॉग एनी मोर, बिकॉज पिछले काफी कुछ अरसे से जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने पिछली जीती थी। इसी तरह व्हाइट बॉल में भी वो वर्ल्ड कप हो 50 ओवर का उसमें भी फाइनल में आ जाते हैं, T20 का हो सेमीफाइनल फाइनल में आ जाते हैं हमेशा ही। स्पेशली जो उनकी टेस्ट टीम है ना, उनमें क्वालिटी है, उनके प्लेयर के बेसिक्स अच्छे हैं। टॉम लेथम की आप बात कर लें, कॉनवे की आप बात कर लें, केन विलियमसन यार 5वीं डबल सेंचुरी बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। हालाँकि उनके लिए अब जितना मर्ज़ी कह लें ना कि ये बैटिंग ट्रैक्स हैं और एक ऐसी पिचेज़ हैं जहाँ पे बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यूज़ीलैंड के बैटर्स के लिए या इंग्लैंड के बैटर्स के लिए ये एलियन कंडीशन है। वो जिन पिचेज़ के ऊपर खेलते हैं, वहाँ ट्रू बाउंस होता है, वहाँ बल्ले के ऊपर बॉल आती है, वो थ्रू द लाइन भी खेल सकते हैं। लाइक डिफरेंट टेम्पलेट के ऊपर उनको अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर खेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे
स्लो और लो पिचेस के ऊपर आके जिस तरह ने उन्होंने अपनी बैटिंग का शोकेस किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सयाल भाई? I think you said it well, right? Latham, Conway, Williamson, or others. They're all world class players. Obviously, in any conditions, right? उन्होंने प्रूव किया है टाइम एंड टाइम अगेन कि ये अडेप्ट कर लेते हैं. और न्यूजीलैंड का ये है कि देखें ये टीम यस आपने कहा कि मैं उसको अंडरडॉग नहीं मानता, लेकिन टैलेंट वाइज जो है अगर पेपर पे टैलेंट हम देखें तो वो कभी भी किसी बड़ी टीम को जो है वो आउट टैलेंट नहीं कर सकती ऑन पेपर. But they play as a team, like you said. They don't self-destruct. They do all the little things right. उनकी बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छी है. और फिर कैप्टनसी ऑल्सो मैटर्स, राइट? कि उनके उनके पास विलियमसन, अब तो वो कैप्टन नहीं रहे, लेकिन उस जब से विलियमसन कैप्टन आए हैं उन्होंने जिस तरीके से कैप्टनसी की और जिस तरीके से अपनी ट्रूप्स को मार्शल किया और इंस्पायर किया है एक नई जनरेशन को न्यूजीलैंड के अंदर कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनकी उनकी रैंक्स में है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो उससे दिख रहा है कि हम नए बैट्समैन भी उनके आ रहे हैं. तो दीज गाइज आर वेरी वेल कोच्ड. दे प्ले एज अ यूनिट. दे डू ऑल द लिटिल थिंग्स एज आई सेड. तो उस वजह से दे आर ओवर अचीवर्स फॉर मी. दे हैव ऑलवेज बीन ओवर अचीवर्स. दे बोलते हैं ना कि ये they punch above their weight. Okay, they always do that, right? Or you have to play good cricket. You have to pay attention to them if you want to beat them. Ask no, don't go further than our neighbors, right? India, right? India hasn't been able to beat them in ICC tournament for a while now, for a long time, right? तो कहने का मकसद ये कि they have beaten a lot of big teams, as you said. और जो है एक they are a force to reckon with, especially in they have all the bases covered as well. Bowling department के अंदर to take 20 wickets उन्होंने दिखा दिया है. They almost bowled us out on our home conditions. So yeah, they've done really well. And yeah, coming into the series, I didn't think that they had it in them to perform like this. But then again, I forgot कि हमारी भी जो bowling है वो काफी एक shambles के अंदर है, to put it mildly. So yeah, I think they've done really well. जी, बिल्कुल। उनका एक चीज़ की कमी थी मेरी नज़र में उनकी बॉलिंग में। अगर उनके पास एक मार्क वुड टाइप कुछ तेज़ बॉलर होता, जिस तरह के कार्ल जेमिसन है, वो इंजर्ड है। अगर कार्ल जेमिसन को मुझे लगता है कि बुरी तरह उन्होंने मिस किया इस टेस्ट मैच में और सीरीज़ में भी मिस करने वाले हैं, क्योंकि जिस पेस और एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करता है ना, ही वुड हैव मेड द डिफरेंस। और जो जिस तरह से हमारी टेल ने पहली इनिंग्स में और फिर दूसरी इनिंग्स में भी आके चिप इन किया और हमें मुश्किल से निकाला ना, तो उस सिचुएशन में आके उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो थ्रेटन करता हमारे बैटर्स को, हमारे टेल एंडर्स को और अपने पेस और एग्रेशन के साथ उनको आउट कर पाता। तो शायद वो एक कमी है। तो अगले मैच में मुझे लगता है कि अगर उनके पास कोई थोड़े से पेस वाला बॉलर है, एक तो हेनरी है, मार्क हेनरी शायद उसका नाम है और एक मैट हेनरी. टिकनर के नाम से है। हाँ, बिल्कुल। तो उनमें से अगर जो भी एक एक्सप्रेस बॉलर है ना, वो अगर ऐड करेंगे ना इस टीम में नील वैगनर की जगह के ऊपर शायद, तो फिर उनका बॉलिंग लाइनअप और बैलेंस हो सकता है और हमें और ज़्यादा वो चैलेंज पेश कर सकते हैं एज़ अ बॉलिंग यूनिट। और एजाज पटेल तो यार इज़ अ क्वालिटी बॉलर, उसने प्रूव किया है। जब भी वो उनको कम खेलने का मौका मिलता है क्योंकि जब न्यूज़ीलैंड में ये खेलते हैं तो उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब उन्होंने 10 आउट किए थे इंडिया में, तो अगला ही टेस्ट मैच जब न्यूज़ीलैंड ने खेला था न्यूज़ीलैंड में, तो वो नहीं खेले। लेकिन जब भी वो एशिया में आके खेलते हैं, पहले यूएई में हमारे अगेंस्ट भी, फिर इंडिया में भी, जहाँ पे भी आके वो खेलते हैं, ही ऑलवेज़ टेक्स विकेट्स और यहाँ भी उन्होंने ऐसा किया है। इश सोडी को हमने बॉलर बना दिया है इस टेस्ट मैच में जो हमारा एक वतीरा रहा है, वो हमने यहाँ पे भी किया है अपना काम और इश सोडी को हमने 6 विकेटें दे दी हैं सेकंड इनिंग्स में। बाबर की दूसरी इनिंग्स की उस शॉट को यासिर भाई थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दीजिए और साथ में इमाम उल हक की इनिंग्स को थोड़ा-सा बताइए कि कितनी इम्पोर्टेंट थी और किस तरह वैल्यू करते हैं उस इनिंग्स को। बेसिकली उसने सेंचुरी मिस की है, ही रिचली डिज़र्व्ड दैट सेंचुरी जो उन्होंने मिस आउट किया है। थोड़ा-सा मैं उससे पहले मैट हेनरी जो है वो इतना पेस बॉलर नहीं है, एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, लाइक वो मिड 130s में बॉल करता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने दे मिस द ट्रिक इवन दो दे डोंट हैव अ पेस लाइक मार्क वुड और एनी अदर फास्ट बॉलर्स। थोड़ा-सा मुझे ये है कि अगर वो अपना होमवर्क करते इंग्लैंड सीरीज से, पाकिस्तानी बैटर्स दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंग्लैंड जो स्पेशली जो लेग स्टंप की लाइन थी, रिब केज के अंदर बॉल जो थी, उस पे पाकिस्तानी बैट्समैन ने स्ट्रगल किया था और साउथ शकील जो है उसने आई थिंक 2 या 3 दफ़ा उस जगह पे विकेट भी दी थी अपनी। और अज़हर अली ऑब्वियसली वो काफ़ी वीक है उस पॉइंट पे, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा-सा होमवर्क अगर वो करते तो शायद उसको उसी लेंथ पे बॉल करते। हैविंग सेड दैट
मुझे लगता है जिस तरह ये बातें कर रहे हैं कि सेकंड टेस्ट के अंदर पिच थोड़ी-सी उसमें जान होगी, तो मुझे लगता है कि मैट हेनरी आ जाएगा क्योंकि वो ही कैन रियली मेक द बॉल स्विंग। सॉरी बैटिंग के ऊपर जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो बाबर यार मतलब टू बी ऑनेस्ट ये चलता है इस तरह का, आप हर शॉट पे आर्ग्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते और वो स्लॉट के अंदर थी, शॉर्ट बॉल थी, तो बाबर जस्ट वेंट विद हिज गट्स और उससे पहले उसने एक तो शॉट एग्जीक्यूट की थी उस तरह की। बाकी सईद अनवर जो है वो हमेशा कट पे ही चौका भी लेता था और उसी पे आउट भी होता था। तो समटाइम्स जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस भी होती है। और बाकी बाबर जिस तरीके से उसने स्टार्ट लिया था तो वो मुझे लग रहा था कि एक बड़ी इनिंग खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो बॉल जो है वो उस तरह उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे रहा और वो जाके उसको पैड पे लगा। अगेन मतलब यू कैन आर्ग्यू कि यार ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था ऑन डे 5 पिच, but the ball was there to be hit. So he played the shot and he missed it. Unfortunate. Uh, इमाम ने played beautifully. मेरे ख्याल से कि सुबह का जो सेशन था तो एक एंड से विकेट्स गिर भी रहे थे, 2-3 पाकिस्तान के प्लेयर पहले सेशन में आउट हुए हैं, 2 विकेट्स गिरी थी आई थिंक। तो इमाम जस्ट होल्ड इज नर्व। उसको आई बिलीव कि इश सोडी ने बहुत अच्छी तरह ट्रैप किया। जिस बॉल पे वो स्पेशली आउट हुआ वो इट वाज मोर ऑफ अ गुगली। स्पेशली इमाम जो है अपने फीट यूज करने की कोशिश कर रहा था एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसने सेंचुरी मिस की उस पॉइंट पे। ही डिजर्व सेंचुरी इन दिस गेम, ही प्लेड रियली रियली वेल। और इमाम टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ही वो बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है रिसेंट टाइम के अंदर, तो उसको लंबा रन देना चाहिए मैनेजमेंट को। ठीक है उसने एक दो दफा केयरलेस शॉट मारी है, स्पेशली पहली इनिंग्स में भी उसने गंदा शॉट मारा था, लेकिन दूसरी इनिंग में आई थिंक ही वाज आउटडन बाय इश सोडी। एक्सीलेंट, बिल्कुल इमाम जो ग्रिट दिखा रहा है ना, अभी पिछली सीरीज में भी एक इनिंग्स अच्छी खेली थी, मुल्तान में शायद उसने 60 रन के करीब उसने बनाए थे जब वो नीचे आके उसने बैटिंग की थी इंजरी के बाद। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स फॉर मी। और इसी तरह ये वाली इनिंग्स जो है अगर उसकी 96 रन निकाल दें तो पाकिस्तान तो शायद इनिंग्स से भी हार सकता था, लेकिन इनिंग्स से तो नहीं, बेसिकली वो हार सकते थे मैच। तो अब जरा आते हैं हम साउथ शकील की तरफ। हमने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी बात करनी है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। साउथ शकील पहली इनिंग्स में भी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई बाबर आजम के साथ, और दूसरी इनिंग्स में क्योंकि वो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए उनको नंबर 8 के ऊपर भेजा गया। लेकिन वो जो मिच्योरिटी दिखा रहे हैं, जो ग्रिट दिखा रहे हैं, जो टेक्निक दिखा रहे हैं, और वो जो फाइट दिखाते हैं ना आके ग्राउंड में एज ए न्यू यंग अपकमिंग प्लेयर, पहले या दूसरी ही टेस्ट सीरीज में, तो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं और मुझे बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आता है उनका। तो सयाल भाई आपकी तरफ आते हैं और साउथ शकील के ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट थी वो उनकी दूसरी इनिंग्स में वो 50 जिसमें उसने वसीम जूनियर के साथ मिलकर बाय द वे उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो भी ऑलराउंडर है। तो साउथ शकील के ऊपर आप किस तरह से उसको एलैबोरेट करेंगे एज ए प्लेयर? वसीम जूनियर पे तो पहले मैं यही कहूंगा कि इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो दैट इज समथिंग दैट ही वाज ड्यू। तो नहीं, बट ऑल इन ऑल फेयरनेस ही नहीं प्लेड फाद भाई, वेरी उसमें इंटरेस्टिंग चीज है ना, सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने सुबह उनके साथ उनको खड़े होकर मशवरा दिया, वकार यूनुस ने कमेंट्री में बताया, और वो समहाउ वो मशवरा बाकी प्लेयर्स को नहीं देते या बैटर्स को नहीं देते, सिर्फ वसीम को दिया उन्होंने, और समहाउ वसीम ने उस पर अमल कर दिया। और एक एशिया कप में नसीम शाह को भी दिया था जब वो तो छक्के मार चुके थे। तो जी सयाल भाई प्लीज। कोई जब अच्छा कोई करता है तो फिर क्रेडिट लेने हमारे बहुत से लोग रेडी होते हैं, तो सो नो 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 सरप्राइज देयर। बट ये हो सकता है कुछ टिप्स दिए हों उनको, but he's the coach after all. That's his job, right? That's his job description. But anyways, yeah, तो I think Saud Shakil has been rock solid, honestly. आज का जो मैच है वो सऊद शकील और वसीम की बैटिंग ने ही बचाया है। इवन दो इमाम के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि अगर वो रन्स नहीं करता तो हम इनिंग्स रिपीट से हारे होते। लेकिन उस टाइम पर जब आई थिंक 25 या 30 रन्स की लीड थी मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हेन वसीम अराइव्ड, और सऊद आई थिंक वाज आल्सो प्लेइंग ऑन 0 मेरे ख्याल से, उसने भी रन्स नहीं आई मीन वो आया ही था। और जिस रॉक सॉलिड टेम्परामेंट उसने दिखाया है और ग्रिड शो की है। देखें, हम जो बड़े हुए थे जब पाकिस्तान को हम देखते थे, हमारे पुराने ग्रेड्स की अगर हम बात करें तो हम जो है वो वी वर अ विकेट अवे फ्रॉम अ कोलैप्स। ओके, कि एक विकेट गिरती थी और फिर लाइन लग जाती थी, ठीक है ना। ये बैटिंग लाइनअप इन बच्चों ने जो है वो ग्रेट शो की है, कोलैप्स से हमें बचाया है। टाइम एंड टाइम अगेन every different batter has raised their hand up and said, "No, I'm going to fight. I'm going to show you." Going even back to the Australian series where अब्दुल्ला शफीक की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, उन्होंने भी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी कराची टेस्ट में बाबर आजम के साथ।
और अब जो है वो उन्होंने मैच भी जिताया था फिर श्रीलंका के अंदर, और फिर इस सीरीज के अंदर भी हम देखें तो आई थिंक सऊद शकील का डेब्यू इंग्लैंड सीरीज में हुआ, तो कोई भी इनिंग्स उन्होंने 8 इनिंग्स खेली और उनका कोई भी इनिंग्स में 20 से कम का स्कोर नहीं है। दैट शोज यू के द मेंटल टफनेस, ही डिजर्व्ड अ सेंचुरी इन द इंग्लैंड सीरीज आल्सो। उनका बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ था लेग साइड पे, और फिर आज जो है उन्होंने फिर प्रूव किया कि ही कुड बैट विद द टेल। 8वें नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन के लिए आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दैट इज बेसिकली अ लूज लूज सिचुएशन आपके लिए, कि आप करें तो क्या करें, आप रन्स बनाएं, आप कंसोलिडेट करें, आप स्ट्राइक संभालें, आपको सामने वाले को प्रोटेक्ट करना होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आपको मद्देनजर रखना होता है, और सऊद ने इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैज शोन अ लॉट ऑफ फाइट, और हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट टू परसिस्ट विद हिम, एंड इवन मोर kudos टू हिम कि उन्होंने जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया है। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज हिज टेम्परामेंट, शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, और उन्होंने अपनी गलतियों को जो है वो सुधारा है। आई थिंक पहले मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, ट्रैप स्टोक्स से उनको किया था शॉर्ट कवर पे, फिर उन्होंने उसको दूसरी इनिंग में आई थिंक सुधारा था। तो ही इज लर्निंग वेरी फास्ट ऑन द फ्लाई, which is not always the case with the Pakistani batter. So this is very refreshing to see. Excellent knock. अच्छा, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। इंग्लैंड की सीरीज में पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और उसके बाद से एक शेल से में चले गए हैं, और अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे उनकी थोड़ी सी मसले नजर आ रहे हैं कि वे बेचारे, उसको समझ ही नहीं आता कि नए बॉल के साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाता है, वो तैयारी करता है इंग्लिश की और सामने मैथ आ जाता है। ऐसा वाला हिसाब उसके साथ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी गलती वो कर रहा है कि जिसकी वजह से वो फंस जाता है और फिर एक बॉल ऐसी पड़ती है, या वो रैश शॉट खेल देता है, या फिर बेसिकली रैश शॉट ही खेलता है क्योंकि वो शेल में होता है और उससे निकलने की कोशिश में वो आउट हो जाता है। तो वे डू यू थिंक ही इज गोइंग रॉन्ग, और उसको क्या बेहतर करना चाहिए अगले टेस्ट मैच में? I think look, the talent is there. मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि टैलेंट evaluation पे आपको भरोसा करना होगा. Okay, I would hate to see the kid getting dropped just because of a few failures, and I know we don't want to go there. लेकिन आपको उसे persistent run देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है वो भरोसा होना चाहिए कि this guy is as good a batsman outside of Babar Azam in the whole country, and there is no doubt about that. I've been on the record to say कि he's really good against spin bowling, even though उनके dismissals हो रहे हैं, but every batter goes to the, जिस तरह आपने कहा कि एक ओपनिंग बैटर जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि उसे नया बॉल एक मीडियम पेसर को या फास्ट बॉलर को खेलना होता है, और लग जाते हैं इस तरह के स्पिनर्स। और फिर हमारी विकेट्स के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी नए बॉल के साथ ऑन अ फ्रेश पिच जो है वो थोड़ी सी टर्न होती है, हमने देखा था। तो अब थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस का जरा जरा कमी लग रही है, और कंपटीशन सख्त हो रहा है पाकिस्तान बैटिंग के अंदर। सलमान अली आगा ने रन किए हुए हैं, 100 उन्होंने ये गेम में भी कर दिया। साउथ शकील हैज बीन रॉक सॉलिड एज आई सेड अर्लियर, इमाम इज ऑलवेज देयर एंड देयर इज ऑलवेज द बाबर आजम। तो अब थोड़ा सा प्रेशर उन पे भी आ रहा है, मुझे लगता है। और एक और चीज जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और आई होप कि ये ना हो रहा हो उनके साथ, कि मैनेजमेंट ऐसा ना चाह रही हो कि उनको खामखाई ओवर कोच करने की कोशिश कर रहे हो, कि भाई आपको जो है वो बस बैटिंग करनी है, लंबी बैटिंग करनी है, आपको जो है वो जस्ट ऑक्यूपाई द क्रीज एंड द रन्स विल कम। दैट्स नॉट द वे it works. I would rather he give me a quick fire 60 and get out. That's fine, right? But I don't want him to be occupying the crease for 200 balls and then give me a 65, because उससे जो है वो आप undue pressure लेते रहते हैं, you're never settled in, right? He's a free flowing batsman. He needs to play his shots. He needs to trust his technique. उनको जो है वो अपनी इंस्टिंक्ट पे खेलने दिया जाए। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरीके से हमने देखा था, मैं रिलेट करूंगा एक चीज को, कि नवाज को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया था इन एशिया कप एंड ट्राई सीरीज एंड वर्ल्ड कप के अंदर कि ये बैटर जो है वो मैच ला सकता है, और उसे कॉन्फिडेंस दिया कि आप जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इन बैटर्स को भी कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन, यू जस्ट गो, इफ द बॉल इज देयर टू बी हिट, यू हिट, इफ यू गेट आउट, यू गेट आउट, वी आर नॉट गोना क्वेश्चन यू, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर बैटर्स दैट कैन कवर द द डेफिसिट। तो आई थिंक इनको कॉन्फिडेंस दें, और बिल्कुल भी ओवर कोच ना करें कि भाई आपको जो है वो ऑक्यूपाई करना है क्रीज को और लंबा खेलना है। दैट्स नॉट हाउ यू टेल अ यंग गाय। यू नीड टू टेल हिम टू गो प्ले योर गेम, ट्रस्ट योर टेक्निक, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड गो एक्सप्रेस योरसेल्फ। थोड़ा सा वंडरफुल जहांगीर एक्सपीरियंस। भाई, थोड़ा सा इस पे ही ऐड करूंगा, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कह रहे हैं ना उसको, अब्दुल्ला शफीक को। तो मतलब व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, उसने शुरू में जो टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, वो ताइजुल इस्लाम ने, वो भी लेफ्ट हैंडर था, और फिर श्रीलंका में जो उसकी मॉन्स्टरस इनिंग थी, उसमें भी प्रभात जयसूर्या लेफ्ट आर्म स्पिनर था, और वो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक थे, उससे ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक थे।
समहाउ ही रेलिश ओवर देयर, मतलब वहां पे सरवाइव किया उसने और एक्चुअली एक्सेल। तो ये अभी कुछ रिसेंटली उसने थोड़ी सी, मेरा ख्याल है कोई उसकी पकड़ी है, इन्होंने वीकनेस वगैरह पकड़ी है। आई एम श्योर ये जिस कैलिबर का वो बैटर लग रहा है वो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस दे, और आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। यासिर भाई आपकी तरफ आ रहा था कि हम यार क्या ऐसा करें कि हमारे बॉलर्स आउट करें और हम कोई टेस्ट मैच जीते। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर अस, स्पेशली बॉलिंग को लेके। बैटिंग के ऊपर तो हमारे इतने ज्यादा मसाइल नजर नहीं आते हैं, हालांकि फिर भी हमें दूसरी टीमें बैट आउट कर देती हैं मैच में, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैन रन बनाते हैं। लेकिन बॉलिंग में ऐसा क्या इंडक्शन किया जाए, कुछ पिच में ऐसा डाला जाए या कुछ बॉलिंग लाना ऐसी खिलाई जाए जिससे हम 20 आउट करने में कामयाब हों और कोई एक टेस्ट मैच हम होम पे ही जीत लें। यार हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतने के आप देखते हैं, अभी तो होम के ऊपर जीतने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप कुछ हमें टिप दीजिए, शायद आपकी आवाज पहुंच जाए बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक तक। जी आई विश जहांगीर भाई मेरी आवाज मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचती, लेकिन खैर चले, मैं नेक्स्ट मैच में इफ आई विल बी द मैनेजमेंट, जो अभी तक सिचुएशन देखी है 4 मैचेस में, आई वुड रादर प्ले 5 बॉलर्स। अब उसके अंदर कौन से बॉलर हैं, आपको तीसरा स्पिनर ढूंढना है, जिसमें मेरे ख्याल से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको चाहिए। आप वो नुमान अली खेल रहा है, लेकिन क्या नुमान अली आपको उस तरह की वो एग्रेसिव बॉलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? तो मे बी यू कैन लुक एट के आप शायद नवाज को उसमें इंजेक्ट करें, जो थोड़ा सा जिसकी बॉल तेज हो उसमें। और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको एक तीसरा स्पिनर और भी जरूरी चाहिए, क्योंकि इन द एंड आप 20 विकेट्स लोगे तो मैच जीतोगे। और प्लीज फॉर गॉड सेक यार, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्लूलेस हैं। आप मोहम्मद वसीम एज अ बैटर खेल रहा है या एज अ बॉलर खेल रहा है? हम उसने 40 रन बना के पाकिस्तान को मैच तो बचा दिया, लेकिन उसकी बॉलिंग जीरो है। हमने देखा कि वो जिस तरीके से उसको मार पड़ रही थी। तो प्लीज एक प्रॉपर बॉलर खिलाएं, आप हसन अली को अपॉर्चुनिटी दें। आप 5 बॉलर्स के साथ जाएं, मेरे ख्याल से कि आपको पांचों बॉलर्स जो हैं, 5 बॉलर दे दे शुड बी एबल टू गेट 20 विकेट्स। अगेन थोड़ा सा ये इंग्लैंड की टीम नहीं है जो आपको एग्रेसिवली 5-6 रन से मारेगी। तो बॉलर कैन टेक देयर टाइम एंड दे कैन एडजस्ट देयर लेंथ। तो प्लीज फॉर गॉड सेक प्ले 5 बॉलर्स। आप अपने 5 टॉप बैटर्स पे कॉन्फिडेंस रखें कि वो आपको 350-400 रन कर देंगे, एंड होपफुली योर बॉलर्स कैन गेट 20 विकेट्स। एब्सोल्युटली। और शायद अफरीदी ने प्रॉमिस भी कर दिया है कि अगले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली विकेट बनने वाली है। तो उम्मीद है कि बन जाए यार, और हमें एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच जो है वो देखने को मिल जाए। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अगले टेस्ट मैच में अच्छा खेलेगा, विकेट अच्छी बनेगी और हमें देखने को मजा आएगा। यार जीत हार अपनी जगह के ऊपर होती है। एज ए ट्रू क्रिकेट फैन हम अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम ऐसी बोरिंग क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी नोट के ऊपर आज की वीडियो खत्म करते हैं, और आप सबका शुक्रिया, सयाल भाई, यासिर भाई आपका भी, और देखने वालों को भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।